हेलो एवरीवन। देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है। हम एक्चुअली लास्ट टॉपिक में कवर कर रहे थे ब्लड सेल्स के बारे में और ब्लड कार्वसेल्स के बारे में। हमने दो ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जिसको आप एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो उसको आप ल्यूकोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स, दैट इज आल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। सेल फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द मेगाकैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मैरो। बेसिकली प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको हम सेल फ्रेगमेंट मानते हैं। एक बोन मैरो की सेल होती है मेगा कैरियोसाइट, उसी के द्वारा ये फॉर्म की जाती हैं। साइज ऑफ प्लेटलेट्स 2 into 4 माइक्रोन, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका अमाउंट जो होता है वो 1,50,000 to 3,50,000 पर mm3, 1.5 से 3.5 लाख पर mm3 होता है। लाइफ स्पैन इज 8 to 10 days and nearly 10%, that is 30,000 प्लेटलेट्स अंडरगो डिसइंटीग्रेशन पर डे। लगभग 10% प्लेटलेट्स जो होती हैं वो पर डे टूट जाती हैं क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ही बहुत शॉर्ट होता है। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑन द डिसइंटीग्रेशन। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं क्योंकि जब ये टूटती हैं अपने डिसइंटीग्रेशन पर एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, that help in the blood clotting. Decreased platelets count is a thrombocytopenia, which produces the clotting disorder. अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसकी वजह से आगे चलकर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है। एग्जाम्पल हीमोहैरेजिक पर्पुरा, dark reddish spot all over the body and platelets count when becomes less than 50,000। जब हमारा प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से नीचे आ जाता है तो इस तरीके का डार्क रेडिश स्पॉट जो है पूरे बॉडी में पड़ जाते हैं। देखिएगा, when RBC is kept in 0.5% NaCl solution, that is hypotonic solution, water moves in the cell and RBC swell and ultimately rupture by forming the ghost RBC। आपको बताया गया था कि हमारा जो ब्लड होता है वो 0.9% NaCl सोल्यूशन के होमो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन का होता है। तो अगर हम इससे कम कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में अगर आरबीसी को डालेंगे तो आरबीसी के अंदर वाटर मूव करेगा और वो स्वेल करेगा, एक समय आएगा कि वो बस्ट कर जाएगा। और अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में आरबीसी को रख देते हैं तो वहां पे आरबीसी हमारा श्रिंक कर जाएगा क्योंकि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, उससे वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। If the RBC is kept in 2% NaCl solution, that is hypertonic solution, water comes out from the RBC and RBC shrinks। ये एज इट इज कंडीशन है, ये आप याद कर सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दैट इज द व्हाई द ब्लड इज केप्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस इन द ब्लड बैंक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड को ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों स्टोर किया जाता है। देखिएगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव, देयरफॉर पोटेशियम पंप गेट स्टॉप्ड ड्यू टू व्हिच पोटेशियम कम्स आउट फ्रॉम द सेल पैसिवली एंड अचीव्ड द इक्विलिब्रियम, दैट इज मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल डिक्रीजेज। 4 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम पंप बंद होता है और पोटेशियम पैसिवली जो है सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगता है, जिससे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाती है। और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो ब्लड सेल का वो कम हो जाता है।
इट इज द रीजन फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड एट 4 डिग्री सेल्सियस इन द बैंक। यही रीजन है जिसकी वजह से ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। Blood clotting first are discovered by the Howell. Most accepted theory for the blood clotting was given by McFarlane, that is cascade theory of blood clotting. तो अंडरलाइन करिएगा, मैकफार्लेन ने दिया था कैस्केड थियरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे आपका डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। आइए हम एक नया डायग्राम बना करके देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। एक लाइन डायग्राम के थ्रू आइए समझते हैं। देखिए ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही आपको कहीं पे चोट लगती है, दैट इज द वहां पे टिश्यू इंजर्ड होता है, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उसकी वजह से जो है प्लेटलेट्स आपकी टूटने लगती हैं, दैट इज नोन एज द इंटरनल फैक्टर। जिसकी वजह से जैसे ही प्लेटलेट्स टूटता है तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करने लगता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये प्रोथ्रोम्बिनेज रिलीज करवाता है। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिनेज जब एक्टिवेट होता है तो ये सबसे पहले हिपेरिन को इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिवेट हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से इसी प्रोथ्रोम्बिनेज की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन आपका कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन प्रोटीन में, और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन आपका फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइब्रिन थ्रेड ही क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ सभी स्टेप में कैल्शियम आयन नेसेसरी होता है, कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये प्रोसीजर होता है ब्लड क्लॉटिंग का। अब इसके अलावा जो है कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम प्लाज्मा फैक्टर भी बोलते हैं। तो हर एक स्टेप में प्लाज्मा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उन प्लाज्मा फैक्टर को हम क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था आपका ब्लड क्लॉटिंग का। अब देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा देयरफॉर नेम्ड एज द प्लाज्मा फैक्टर। तो इसमें प्लाज्मा फैक्टर जो हैं, टोटल जो आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो हैं 13, जिनमें अभी जो है आपको सिलेबस में सिर्फ नाम याद रखने हैं। फाइब्रिनोजेन सेकंड फर्स्ट देखिए एक्चुअली जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनको हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है आपका फाइब्रिनोजेन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज द टिश्यू फैक्टर, फोर्थ इज द कैल्शियम आयन, फिफ्थ इज द प्रोएसिलरीन आर लेवाइल फैक्टर, सिक्स इज द अनअसाइंड, सेवंथ इज द स्टेबल आर प्रो कन्वर्टिन, एर्थ जो है थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेन या इसी को एएचएफए बोलते हैं, एंटी हीमोग्लोबिनिक फैक्टर ए और आल्सो नोन एज द आर बॉर्नबिलाई फैक्टर, ब्रांड फैक्टर बोलते हैं। नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर या एएचएफ बी बोलते हैं, एंटी हीमोग्लोबिनिक फैक्टर बी, या इसी को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेन या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी बोलते हैं, पीटीसी। टेंथ आपका स्टुअर्ट फैक्टर है, 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेन एंटीसीडेंट बोलते हैं, टीटीए। 12th हेगमैन फैक्टर है एंड 13th है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या ल्यूकिलोनार्ड फैक्टर बोलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, इसलिए आप सिर्फ इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द एंटीकोगुलेंट। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। एंटीकोगुलेंट दैट इज द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज द एंटीकोगुलेंट। जो हमारे ब्लड को क्लॉट ना होने तो वही क्या कहलाएंगे, एंटीकोगुलेंट कहलाएंगे।
पहला citrate oxalate, it binds with the calcium temporarily and remove the free calcium ion. सिट्रेट जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा से कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है, तो फ्री कैल्शियम आयन नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। हेपेरिन आप जानते ही हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट which prevent the conversion of prothrombin into thrombin. Daiquemerol plant origin anticoagulant होता है that which inhibit the liver to decrease the synthesis of prothrombin. And warfarin plant origin anticoagulant decreases the synthesis of prothrombin. तो वारफेरिन हो गया, डाइक्यूमेरॉल हो गया, एटसेट्रा, ये प्लांट ओरिजिन एंटीकोगुलेंट होते हैं और लिवर से प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है ईडीटी, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट बोलते हैं, एंड सीपीडी दैट इज सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज बोलते हैं, दैट रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम द प्लाज्मा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स अंडरगो चिलेशन। चिलेशन की वजह से ये कैल्शियम को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं। कैन बी यूज्ड इन द ब्लड बैंक फॉर द ब्लड स्टोरेज। A watery fluid comes out from the blood clot named as the serum. Serum never clots. Serum जो है कभी क्लॉट नहीं करता है, तो सीरम कैसे निकालेंगे? सीरम होता है ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हम ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो वही जो बचता है वो होता है सीरम, एंड सीरम नेवर क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट विद इन द वेसल इज नोन एज द थ्रोम्बस, and circulating blood clot or gas bubble or foreign particle is named as embolus. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुपिंग। देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग। फर्स्ट टाइम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो डिस्कवर्ड किया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा। दोनों लोग अलग अलग अपना काम कर रहे थे। डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर एंड जेंस्की इंडिपेंडेंटली। इन दोनों ने अलग अलग काम किया था और ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवर किया था।
based on the presence or absence of certain antigen on the plasma membrane of RBC। ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे होती है? हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे, एंटीजन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड किया जाता है। ब्लड एंटीजन आर ए ग्लूटिनोजन बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ब्लड एंटीजन को हम ए ग्लूटिनोजन बोलते हैं। आर म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर ग्लाइकोप्रोटीन नेम्ड एज सरफेस एंटीजन, दैट इज द एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। दो तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इन्हीं के प्रेजेंस के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। दैट इज, इफ अगर सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाएगा, देन दिस ब्लड ग्रुप इज द ए ब्लड ग्रुप। इफ आरबीसी की सरफेस पर आपका बी एंटीजन पाया जाएगा, देन दिस इज नोन एज द बी ब्लड ग्रुप। एंड आरबीसी की सरफेस पर अगर दोनों एंटीजन एक साथ पाए जाते हैं, बोथ एंटीजन प्रेजेंट एट द सेम टाइम, देन दिस काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज द एबी। एंड अगर सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, दैट मीन्स 0। Usually antigen may be carbohydrate or protein or fat or anything, but it must have ability to form the antibody in the body। एंटीजन देखिए कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है या कुछ भी, लेकिन बस इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड ये है कि आपका एंटीजन वही बोला जाएगा जो एंटीजन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Landsteiner and Jansky discovered the blood group A, B and O, but the blood group AB was discovered by De Castro and Struley। देखिए हमारे पास AB ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O, जिसमें से A, B एंड O ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर और जैंस्की ने किया था, बट ब्लड ग्रुप AB जो है वो डी कैस्ट्रेलो और स्ट्रूली ने डिस्कवर किया था। In the blood plasma, two type of the antibody, that is agglutinin antibody को agglutinin बोलते हैं, एंटीजन को agglutinogen बोलते हैं। देखिएगा, सॉरी, ए एंटीबॉडी हो गया आपका agglutinin और एंटीजन को आप बोलते हैं agglutinogen। are present, that is of protein nature। एंटीबॉडी देखिएगा, एंटीबॉडी एंटी ए है, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्ट अगेंस्ट द ए एंटीजन एंड चेंजेस द नेचर ऑफ आरबीसी हैविंग द ए एंटीजन व्हिच रिजल्ट इनटू क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन। एंटी बी एंटीबॉडी या स्मॉल बी या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्ट अगेंस्ट द बी एंटीजन, एंटी बी है ना, तो एंटी ए और एंटी बी का मतलब जो ए के अगेंस्ट काम करे और जो बी के अगेंस्ट काम करे। तो एंटी बी दैट act against B antigen and changes the nature of RBC having the B antigen which result into clumping or agglutination। आइए देख लेते हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, बी में बी होता है, ए बी में दोनों ए एंड बी पाए जाते हैं और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी देखेंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास एंटी बी एंटीबॉडी होगा जो बी के अगेंस्ट काम करे। अब ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी जो होता है वो एंटी ए होता है। ए बी के पास दोनों एंटीजन है तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बट ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है बट ये दोनों एंटीबॉडी कंटेन करता है, एंटी ए और एंटी बी दोनों।